डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा जैसा कि आपने थंबनेल पर देख चुके हैं कि आपके क्लास 10th के महत्वपूर्ण सूत्र पूरी बुक के जो आपके कौन से चैप्टर में कौन से फॉर्मूले का प्रयोग हो रहा है, या आपके कौन सी सर्वसमीका लग रही है, या आपके कौन सी थ्योरम यूज हो रही है, तो अपन चैप्टर वाइज आपके प्रत्येक चैप्टर के सभी फॉर्मूलों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जो आपका ये वीडियो होने वाला बेटा, अपन ने जो सूत्र के जो आपका वीडियो है, फॉर्मूलाज का जो वीडियो है, उसको अपन लोगों ने जो इस वीडियो के अंदर फॉर्मूला चलाएंगे वो आपके अध्याय 1 से लेकर 6 तक के सभी जितने भी आपके बुक के अंदर फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, या आपके कुछ ऐसी बेसिक बात जो आपके फॉर्मूला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अपन इस वीडियो के अंदर वो सारा का सारा पार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास का विद्यार्थी है, उसके लिए आप लोगों को अब क्या करना है कि आपने अभी तक मान लो कि कुछ फॉर्मूले आपने मिस कर दिए हैं, या आपके नोटबुक में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप उन फॉर्मूलों को अपने यहाँ बोर्ड पर जो मैं फॉर्मूले कराऊंगा उसे मिलान कर लेना कि आपके फॉर्मूले कंप्लीट लिखे हुए हैं या नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके जो फॉर्मूले हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को फॉर्मूलों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूलों का एक पर्सनल वीडियो बना दिया, जिससे विद्यार्थियों को आसानी हो जाए कि अपने उसमें भी मैंने एक ही वीडियो में पूरी बुक के फॉर्मूले नहीं डाले हैं, अपन ने इसको पार्ट वाइज बांटा है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जो पार्ट फर्स्ट आ रहा है, उसमें अपन अध्याय प्रश्नावली 1 से लेकर 6 तक के जितने भी फॉर्मूला है या आपका थ्योरम है, जो भी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सा बेसिक है और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। वैसे तो आपके अध्याय 1 में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा? वो फॉर्मूला आपका ये वाला है, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी। बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। वो क्या है? जो वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें एक आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑब्टेन। ये क्या कह रहा है? इसको एग्जाम्पल से समझो। ये कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया? अपन ने एक 10 लिखा, 10 के उसने कहा है एवरी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी इसके फैक्टर करने किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 10 के गुणनखंड क्या करोगे? 2 गुणा 5। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, यानी 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। आगे क्या लगा? दिस फैक्टराइजेशन, यानी ये जो गुणनखंड है इज यूनिक। यूनिक का मतलब है कि इनके जैसा और कोई नहीं है। तो ये भी यूनिक नंबर है और ये भी यूनिक नंबर है, इसका और आगे टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इस मेथड को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात क्लियर हुई सभी विद्यार्थियों को? आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसे देखिएगा। आपको क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है, उनके अंदर जो कॉमन लेना है, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर वाला गुणनखंड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं आपके सामने, उनके आप लोग क्या कर लें, अभाज्य टुकड़े कर लें। अभाज्य टुकड़े करने के बाद में जो आप कॉमन नंबर ले रहे हो उसके अंदर आपको क्या लेनी है, आपके स्मॉलेस्ट पावर यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जैसे मान लो मेरे पास 20 है और एक अपन ने ले लिया 30, 20 और 30 दो ले लिए, अपन इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 20 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 5 बनेगा तो क्या 20, देखो 20 क्या बनेगा 2 इंटू 5, बट अपन को पावर्स के रूप में लिखना है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब लेते हैं 30 को, 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 30 के प्राइम फैक्टर करो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब वो क्या कह रहा है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2, तो आपने लिख लिया 2। फिर कह रहा है जो कॉमन है ना उसमें पावर क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, क्लियर है। और कॉमन क्या है 5 5, तो गुणा करके क्या लिख देंगे 5। अब आपने कॉमन प्राइम नंबर तो चूज कर लिया, बट उन कॉमन प्राइम पे पावर क्या आएगी, स्मॉलेस्ट। तो आप देखो इस पे पावर कितनी है 2, इस पे पावर कितनी है 1, 2 और 1 में स्मॉलेस्ट पावर कितनी होती है 1, तो 2 की पावर 1 आएगी। इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको क्या प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी इसमें क्या इसका उल्टा दे दिया कि जो आपका प्राइम फैक्टर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, उस पे पावर कौन सी यूज करनी है, ग्रेटेस्ट पावर यूज करनी है। एंड इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी जितने भी आपके प्राइम फैक्टर अलग अलग प्राइम फैक्टर है वो सारे के सारे लिख लो, बट उसमें पावर आपको कौन सी यूज करनी है, ग्रेटेस्ट पावर यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर इसमें 3 संख्याओं का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास 20, 30 और 50, इनको अपन लोगों को प्राइम नंबर में डालना है। अब प्राइम नंबर में डाल रहा हूँ, देखो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको क्या लिखेंगे इसको लिख देंगे अपन लोग 2 आपके 5 की पावर 2, ऐसा लिख दिया आप लोगों ने। यानी इनको अपन ने अभाज्य गुणनखंडों में किया है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आप देखो कितने टाइप के प्राइम नंबर हैं, वो सारे के सारे लिख लो। एक प्राइम फैक्टर कौन है 2, फिर प्राइम फैक्टर कौन है 3, फिर प्राइम फैक्टर कौन है 5, ये 3 फैक्टर है, वो सारे के सारे लिख लो। लिखने के बाद अब आपको इसमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट पावर क्या उठानी है, ग्रेटेस्ट पावर, बड़ी पावर लेनी है। तो आपका प्राइम नंबर 2 लिया, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ पे, सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। फिर प्राइम नंबर कितना है 3, यहाँ पर 3 देखो 3 एक बारी है, इसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। फिर आपने लिया 5, तो 5 ये रहा, तो इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो 5 की पावर कितनी हो गई 2, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो मेरा काम क्या है, मैंने ये सोचा कि बेसिक का फॉर्मूला तो कराऊं, इसके साथ नॉर्मल बेसिक भी बता दूं ताकि बच्चे का रिकॉल हो जाए। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अपन, इसे हटा देते हैं, अब बात करते हैं उसके बारे में जो आपका फॉर्मूला है। अब बात आता है बेटा कि ये कब लगता है, ये लगता है कि 2 नंबर्स दिए हुए हों और 2 नंबर का अपन को एचसीएफ भी निकालना हो और एलसीएम भी निकालना हो। जब ओनली फॉर 2 नंबर्स की बात आ रही है, 2 नंबर्स दिए हुए हों, जैसे ए एंड बी आपके 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन पॉजिटिव इंटीजर्स का अपन लोगों ने एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने 20 और 30, इसका अपन ने यानी ये है और ये है, इधर ये है ये भी है, ये दोनों तो सेम, बट इसका एचसीएफ कुछ नया आएगा, एलसीएम भी कुछ नया आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपने इन 2 नंबर का एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला। अगर
HCF को LCM से गुणा कर दी जाए ना तो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपका बेसिक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये काम कहाँ आता है, तो आप देखो HCF 1 नंबर, LCM 2 नंबर, A 3 नंबर, B 4 नंबर, ये टोटल कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर। इन 4 संख्याओं में से आपको पेपर में कोई 3 नंबर दे दिया जाएगा और एक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब आपके आती है थ्योरम 1.3। 1.3 में क्या है बेटा? लेट P इज ए प्राइम नंबर। वो कह रहा है कि P आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। इफ P इज डिवाइडेड A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज एन ए पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि आपका A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव पूर्णांक है, और उसमें P एक प्राइम नंबर है जिसका डिवाइड किया जाता है। तो कह रहा है कि यदि A स्क्वायर को P डिवाइड करता है तो A को भी P डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? इधर देखो, मैं इसे हटा रहा हूं। उसने क्या कहा? अपन मान लेते हैं, अपन क्या माना? A इज पॉजिटिव इंटीजर मान लिया अपन ने। माना A आपका कितना है? 10 है। क्लियर है बात? और P इज प्राइम नंबर, यानी P को अपन ने क्या मान लिया? प्राइम नंबर 2 मान लिया। अब वो कह रहा है कि P डिवाइड A स्क्वायर, यानी एक A का मान 10 है तो A स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 100। अब वो कह रहा है कि A स्क्वायर में P का भाग लगता है, बिल्कुल 100 में 2 का भाग लगेगा। तो वो कह रहा है कि A में भी P का डिवाइड लगेगा, तो A का मान कितना है? 10, तो 10 में भी 2 का भाग लगेगा। ये एक आपकी छोटी सी थ्योरम है, बस, बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बात? अब आपके जो आगे ये ऊपर देखो स्टार बना के डाल रहा हूँ, ये आपके बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको आगे काम आएगा। हो सकता है बेसिक का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पर डाल दिया कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवाइड एंड क्वाटेंट ऑफ नॉन जीरो, यानी क्वाटेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपका रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग है, वो सभी का सभी आंसर क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवाइड क्वाड्रेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का चाहे योग हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे आपका भाग हो, इन सभी संख्याओं को यदि जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए तो आने वाला आंसर एक। अब बात करते हैं बेटा आपके जो अध्याय 1 रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर में और कोई भी आपका खास है वो नहीं रह जाता है फॉर्मूला के अंदर। बाकी मैं क्वेश्चंस का, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना चुका हूं, बट मेरा इस वीडियो के अंदर ओनली फॉर फॉर्मूला लेने का ध्येय है। तो अपन इस फॉर्मूला के बारे में अध्याय 1 के इतने ही आपके फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं अपन अध्याय 2 की ओर, पॉलिनोमियल बहुपद की ओर। वो कौन कौन सा बेसिक है और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। वैसे तो आपके अध्याय 1 में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा? वो फॉर्मूला आपका ये वाला है, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी। बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। अध्याय 2, अध्याय 2 आपका पॉलिनोमियल बहुपद है। इसमें आपका जो आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, मात्र आपका 1-2 फॉर्मूला ही है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का गुणांक b होता है, अचर पद क्या होता है? c होता है। इसमें आपका एक रिलेशन होता है कि आपके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड आपका कोफिशिएंट। तो आपके इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आपके शून्यांक है। जैसे मान लो आपका ये व्यापक रूप है, इसके अपन को जीरोज नहीं पता, शून्यक नहीं पता, तो आपका अपन ने मान लिया कि द्विघाती बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? 2। उसमें से एक अल्फा को मान लिया और एक बीटा को मान लिया। अब आता है शून्य क्या होता है। शून्य क्या होता है कि आपका कोई भी बहुपद है और उसका शून्य चाहिए, तो उस बहुपद में यूज होने वाले वेरिएबल का ऐसा मान, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को
उस पोलिनोमियल में बहुपद में पुट कर दिया जाए तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो यहाँ पर अपन ने इसके जीरोज एक बार अल्फा और बीटा माना है, तो योग अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अगर मान लो आपका एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है पेपर के अंदर कि जब शून्यांकों का योग व गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब योग और गुणनफल भी दे सकता है और डायरेक्ट शून्यक भी दे सकता है, तो अगर शून्यक देगा तो योग और गुणनफल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और योग और गुणनफल दिया हुआ है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इस फॉर्मूले में अगर शून्यक दिए हुए हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर दो और सोल्व कर लो, और योग और गुणनफल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे तो योग आ जाएगा। यानी जो आपका अल्फा प्लस बीटा है ये किसको शो कर रहा है, योग को, और ये किसको शो कर रहा है, गुणनफल को। तो गुणनफल की इसकी जगह पर गुणनफल का मान आ जाएगा, इसकी जगह पर योग का मान आ जाएगा। बाय द वे मान लो ये दोनों नहीं दिए हुए और केवल शून्यक दिए हुए हैं, यानी अल्फा दिया हुआ है और ऊपर है वो आपका क्या, उसमें शून्यांकों का गुणांक और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, उसके अंदर 3 टाइप के आपके रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो शून्य का मल्टीपल करके सम करेंगे तो आंसर आएगा c/a, और तीनों का प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा -d/a। ये आपका बहुपद है, बहुपद में इतने ही फॉर्मूलाज हैं, बाकी आपके कोई खास बात है नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे एक्सरसाइज किसके अंदर, 3 के अंदर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। अध्याय 2 आपका पॉलिनोमियल बहुपद है, इसमें आपका जो आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अध्याय 3 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग में बेटा उसका आपका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण को, इन दोनों समीकरण को ग्राफ के अंदर बेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ दर्शाने के आपके 3 लाइन बनती है। सबसे पहले आपको द लाइन्स विल इंटरसेक्ट, यानी दोनों रेखाओं का आलेख है वो प्रतिच्छेदी हो सकता है। द लाइन विल कोइंसाइड, यानी दोनों रेखाओं का आलेख है वो संपाती हो सकता है। द लाइन आर पैरेलल, दोनों रेखाओं का आलेख है वो क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है। प्रतिच्छेदी में यूं क्रॉस बनेगा। संपाती यानी एक के पीछे एक, दोनों का पथ एक ही होगा। समांतर यानी दोनों एक दूसरे को मिलेगी नहीं। अब इनका पहचान क्या है, आपको क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट का भाग लगाना है। x के कोफिशिएंट में x के कोफिशिएंट का ही भाग लगाना है, y में y का, और अचर पद में अचर पद का। तो अपन ने a1/a2 b1/b2, ये रेशियो अगर बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो आपको किसको शो करेगा, आपके इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाओं को शो करेगा, जिनका सॉल्यूशन होता है अद्वितीय कल। उसी प्रकार संपाती के अंदर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों के तीनों रेशियोज बराबर है तो वो किसको शो करेगा, संपाती को, यानी उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जो आपका पैरेलल लाइंस होती है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, पहले 2 अनुपात तो बराबर होने चाहिए, बट अचर पद वाला अनुपात इनके बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपका वो किसको शो करता है, समांतर रेखाओं को, और उनके कोई हल नहीं होता। अब बात करते हैं इनके पेयर की, किसकी बात करते हैं, पेयर की, युग्म की। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो इनका युग्म कैसा है, संगत। इसका भी अगर ये आपका संपाती है तो भी इसका युग्म कैसा है, संगत। और जो आपका समांतर है इनका युग्म क्या होता है, असंगत। इस संगत को, किसके, संपाती वाले संगत को आप लोग क्या बोलते हो, आश्रित भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आश्रित, डिपेंडेंट भी बोला जाता है। ये एक बेसिक के अंदर ही आ गया, बट फॉर्मूला में क्या है, आपके ये जो 3 प्रकार बताए हैं ना, यही 3 आपके इसके फॉर्मूलाज हैं, जिसके बारे में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब
जो आपको दो चरों वाले रेखीय समीकरण है इसको हल करने के दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, एक अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी आपके प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड यानी आपके विलोपन विधि। ये दो प्रकार की विधियां हैं। ये कैसी विधियां वो आपको बता दूं फटाफट। जैसे मेरे पास x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन से किसी का भी एक का मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो। जैसे इक्वेशन 2 से मैंने x बराबर 4 प्लस वाई ले लिया, यानी y को इधर पक्षांतरण कर लिया। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी प्रतिस्थापित कर दो। तो प्रतिस्थापित करेंगे x की वैल्यू, x की जगह पर 4, 2y 2 कितना आ गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1/2। तो यानी आपके ये y का मान 1/2 आ गया। ये y का मान आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख दें तो आपके किसका मान आ जाएगा, x का मान। ये तो हो गई प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि क्या है, जो आपका x प्लस वाई बराबर 5 है और इधर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 3x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 4। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि आपको किसी भी एक कोफिशिएंट का गुणांक इक्वल करना होता है, चाहे वो x का कोफिशिएंट बना लो, चाहे वो y का कोफिशिएंट बना लो, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। अगर दोनों जिनका कोफिशिएंट आपने इक्वल किया है उनका अगर साइन एक जैसा है तो घटा दें, और साइन अलग अलग है तो उसे ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं y का कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 और ये और y, ये से कर दूंगा। ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4y से 4y कैंसिल, ये कितना हो गया 7x इजिकल्स टू, ये कितना हो गया 24, x इजिकल टू 7, 24/7। ये x का मान इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में रख दें, किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ये आपकी कौन सी विधि है, विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है। क्लियर है बात सभी विद्यार्थियों को। अब बढ़ते हैं अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में बेटा उसका आपका व्यापक रूप क्या होता है, 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बेटा आपके व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि यदि बेटा a का मान 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये जो बचा हुआ इक्वेशन है, फिर ये इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी आपका द्विघाती सूत्र, जिसे आप लोग श्रीधराचार्य विधि से भी आपका द्विघाती सूत्र ही प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक और c होता है आपका अचर पद। इस द्विघाती सूत्र में बेटा आपको क्या ध्यान में रखना है, जो आपको प्रोवाइडेड होगा वो प्रोवाइडेड क्या होगा कि हमेशा b² माइनस 4ac का मान है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो ही आपके द्विघाती सूत्र लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। b² माइनस 4ac यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू या तो 0 के बराबर आएगी या 0 से बड़ी आएगी, 0 से छोटी कभी यूज नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। जो आपका द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें आपके बेटा मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है। तो मूलों की प्रकृति है वो अपन को 3 प्रकार से डिफाइन करते हैं। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़े का मतलब क्या है, 0 से बड़े का मतलब है कि वैल्यू आपके पॉजिटिव आनी चाहिए। यदि बेटा b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, वैल्यू प्लस में आ रही है, तो
उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना, वो मूल आपके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, यानी दो वो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? वास्तविक व कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब बात करते हैं, यदि बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? 0 प्राप्त हो जाए, तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना, वो दोनों के दोनों इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों मूल है, मूल क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। बात कह रहे हैं कितने मूल निकलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2, तो इसलिए इसके मूलों की संख्या भी कितनी होगी? 2। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो वो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो वो दोनों मूल क्या होंगे? एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन जीरो यानी वैल्यू माइनस में प्राप्त होती है, तो वो दोनों मूल है वो क्या होंगे? नो रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपने बेटा कि यहाँ पर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है? इसका नाम होता है विविक्तिकर। क्या होता है? विविक्तिकर, जिसको आप डिस्क्रिमिनेट बोलते हो। क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेट। अब डिस्क्रिमिनेट बोलते हो जो आपका विविक्तिकर होता है। आपको क्या कर दिया जाएगा? एक द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर ज्ञात करना है बेटा, तो आपको BAC का मान निकाल लो समीकरण में से और वैल्यू पुट कर दो, जिसको अपन इस पूरे फॉर्मूले को शॉर्टकट में D के नाम से जाना जाता है। तो D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी किसी भी, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 4, आपको इस प्रकार दिया हुआ है। क्लियर है बात? या मान लो यहाँ कुछ भी दे दे, यहाँ 4x प्लस यहाँ 1 दे दे, तो आपको ये दे दे कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो यानी यहाँ पर BAC का मान, ये A का मान है, ये B का मान है और ये C का मान है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? विविक्तिकर कहलाएगा। तो आपके अध्याय 4 के यही आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे सारे के सारे। अब बात करते हैं अपन अध्याय 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हाँ बेटा, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इसका बेटा व्यापक रूप है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3 डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a इसका प्रथम पद होता है जिसको a1 से डिनोट किया जाता है, और ये जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका अंतिम पद को an के द्वारा शो किया जाता है, या इसको l के द्वारा भी शो कर सकते हैं। अंतिम पद है, इसको अपन nवां पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nवां पद। अब जो आपका ये d है, d को बोलते हैं सार्वअंतर। अब किसी भी एपी का d कैसे निकाला जाता है? तो d जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके d का मान निकाल सकते हैं। अगर d निकालना चाहते हैं a2 माइनस a1, यानी पहला पद चुन लें, एक पद को, पहले पद को छोड़ देना, बाकी इनमें से कोई सा भी एक पद ले लेना, उस पद में से उसके पहले वाला पद घटा दो, आपके d का मान आ जाएगा। यदि स्पेशल फॉर्मूले की बात करें तो आपने मान लो यहाँ पर तीसरा पद लिया, तो ये क्या आएगा? 3 माइनस 1। अगर यहाँ 3 लिया है तो ये वाला होगा 3 माइनस 1, तभी तो 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये अपन ने ले लिया k, तो आपका a k माइनस 1, यानी यहाँ पर जो पद चूज किया है उसमें से एक कम करना है। तो ये आपका इसका d का जो आपका पर्सनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब प्रथम पद a1 बराबर a होता है, द्वितीय पद a2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस डी कर सकते हो। तृतीय पद a3, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस 2d होगा। इसी प्रकार nवां पद या अंतिम पद, जिसको l बोलो या an बोलो या l बोलो, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि अगर इसमें या तो एपी को पूरी को बदलो, नहीं तो इस फॉर्मूले का यूज करके नॉर्मल निकाल दो। अंतिम से nवां पद अगर ज्ञात करने हो
तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है, एक ही जगह पर L लिखना है, प्लस की जगह माइनस करना है। L होता है आपका लास्ट टर्म अंतिम पद, n माइनस वन इंटू डी, n पदों की संख्या, d सार्वय अंतर। पदों की संख्या क्वेश्चन में दी हुई होगी अंतिम से 10वां पद, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। अब बात करते हैं अपन आगे कि आपको दिया हुआ है n पदों का योग ज्ञात करें। तो n पदों का योग ज्ञात करना है तो उसको किसके द्वारा शो किया जाता है, Sn के द्वारा शो किया जाता है। अब इसमें क्या आता है बेटा, एक कि जब आपको Sn का मान पूछ लेना, Sn का मान, या मान लो Sn का मान दिया हुआ हो, An का मान पूछ ले, तो इस चीज को समझो, किसी भी AP का nवां पद, उसके nवां पद का मतलब है An का मान, An का मान, किसी भी AP का nवां पद उसके प्रथम n पदों का योग व प्रथम n माइनस वन पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। यानी कोई भी एक AP है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इस AP का अगर मुझे छठवां पद चाहिए, कौन सा पद, छठवां पद, तो A6, उस AP का nवां पद, n को अपन ने क्या माना है 6, उस AP का छठवां पद उसके प्रथम 6 पदों का योग, प्रथम 6 पदों का योग S6 और प्रथम n माइनस वन यानी 6 माइनस 1 5, तो S5 के पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। तो यानी An बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन, यानी An का एक नया फॉर्मूला आ गया आपके सामने, Sn माइनस वन। ये कब होता है, जब आपको A D कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको कह दे कि AP का 10वां पद ज्ञात करें, AP का 10वां पद ज्ञात करें, जबकि आपके प्रथम 10 पदों का योग दिया हुआ है और प्रथम 9 पदों का योग दिया हुआ है, तो 10वें में से 9वां पद का योग घटा दो तो आपके किसका मान आ जाएगा, आपके 10वां पद आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। अब आता है आपके कि प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब एक फॉर्मूला और होता है, इस फॉर्मूले को तो तभी लगाना है जब आपको n दिया हुआ हो, a दिया हुआ हो और d दिया हुआ हो। अब यदि अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद यानी या तो an का मान दिया हुआ है या l का मान दिया हुआ है, तो आप प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l आपका क्या है, अंतिम पद। अब आता है एक आपका शॉर्टकट मेथड है, क्या आपके क्वेश्चन आएगा इस प्रकार, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। यानी n की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू दे देगा कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें या प्रथम 30 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, तो उसमें शॉर्टकट मेथड लगा दो, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, n होता है यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई होगी, 40 है तो 40 प्लस 1/2, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब एक मान लो आपके सामने केवल 3 ही संख्याएं दी हुई है, AP के रूप में 3 ही संख्याएं दी हुई है। यदि A B C AP में है तो B का मान यानी मध्य मान बोलते हैं इसे, मध्य मान क्या हो जाएगा, A व C को जोड़ो और उसका क्या कर दो, आधा, जिसे अपन औसत बोलते हैं या आप ये बोला जाता है। यानी मध्य का पद ज्ञात करना है, तो मध्य का पद ज्ञात करना है तो आपके दोनों संख्याओं का औसत निकाल दो, A प्लस C/2। इतनी बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। यह आपके अध्याय 5 के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय 6 में क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी प्रमेय 6.1 और 6.2 है। 6.1 आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, बीपीटी थ्योरम है, और 6.2 है वो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की विलोम है। तो आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है, आपके सामने कोई एक त्रिभुज बना हुआ है और वो कह रहा है इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, तो ये आपका पी क्यू आर त्रिभुज है और डी है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। आधारभूत अनुपातिकता पर मैं बीपीटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बीपीटी की। यानी डी क्यू आर के पैरेलल है तो हमेशा
आपके जो ये समांतर भुजा है इस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगी, यानी सेम रेशियोज, यानी आपका PD बट्टा DQ बराबर PE बट्टा क्या होगा ER। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में ये पैरेलल दिया हुआ होगा और रेशियोज अपन को इक्वल लाना है, बट आपका जब कन्वर्ज ऑफ BPT यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम करेंगे तो ये आपको रेशियोज इक्वल दिया हुआ होगा और अपन को वो भुजाएं पैरेलल लानी है। ये आपका 6.1 और 6.2 प्रमेय है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी समरूप त्रिभुजों के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके कितने प्रकार, कितने क्राइटेरिया होते हैं, कितने रूल होते हैं, वो 4 रूल होते हैं। बात करते हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। एक आपका होता है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट यानी आपके सर्वांग समता। सर्वांग समता का जो सिंबल होता है वो आपका इस प्रकार का सिंबल होता है। जो आपका सिमिलरिटी का सिंबल है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इसमें जो पहला रूल है इसका मतलब है 2 ट्राइंगल होंगे आपके सामने और दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। कब होंगे? इस ट्राइंगल के तीनों कोण इस ट्राइंगल के तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 भी यही है, इसमें 3 कोण है, इसमें कितने कोण है? 2। इस त्रिभुज के 2 कोण इस त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर होने चाहिए। जब काम 2 कोणों से चल सकता है तो 3 कोणों को यूज करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। SSS ये क्या रूल है? वो कहता है कि 2 त्रिभुज होने चाहिए, दोनों आपके सिमिलर कब होंगे? जब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो आपका SSS नियम लगेगा। क्लियर ये बात? फिर SAS नियम क्या है? SAS नियम है कि आपके 2 त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों में 2 भुजाओं के बीच का कोण, ये 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण, इधर भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ये 2 भुजाएं और इनके बीच के कोण, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और इन भुजाओं का अनुपात है वो क्या होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए। तो नियम आपका SAS नियम लगता है। तो आपके अध्याय 6 के अंदर यही है, इससे ज़्यादा आपके कुछ भी नहीं है। क्लियर ही बात? अब बाकी के आपके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब आपको ये फॉर्मूलाज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके लिए जो ये महत्वपूर्ण जो आपके सभी एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज का वीडियो लेके आए, आप बताएं आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? क्या आपको ये बेसिक फॉर्मूला की नीड थी? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बच्चों को, अब बच्चों ने तैयारी कर ली है, बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को अब फॉर्मूलेज का एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया जाए ताकि बच्चे पूरी किताब के फॉर्मूले हैं वो एक साथ मिल जाएं और उनको अच्छे से लिख कर याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूलों का मैथ्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए आप मुझे बताएं कि ये वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही जो भी न्यू विद्यार्थी हैं वो बेटा अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको एग्जाम से आगे रिलेटेड आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस और फॉर्मूलाज है और आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। अब आगे कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा कि कमज़ोर विद्यार्थी और बहुत होशियार विद्यार्थी और एवरेज विद्यार्थियों को अब आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपके लिए आने वाले वीडियोस और आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल हो सके, आप अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।